हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम किसी मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास और किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्या दी गई, हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन के लिए केमिकल इक्वेशन दी गई है। क्या कह रहा है ये कि जो अबोव जो रिएक्शन है वो क्या इंडिकेट करती है? तो देखो, ये जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है वो इसको हम टू वेज से इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है उसको टू वेज से वो क्या करती है, उस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करती है। फर्स्ट में क्या दे रखा है कि इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर के टू मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि जो 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, वो 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कह सकते हैं उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मतलब है क्या है कहने का कि कोई भी जब इक्वेशन होती है वो क्या करती है, उस इक्वेशन को इंडिकेट करती है, उसके सब्सटेंसेस की जो क्वांटिटी होती है वो उनको कैरेक्टराइज करती है बाय इट्स मास और इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि एक रिएक्शन क्या, जो भी कोई रिएक्शन होती है उसमें जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जब वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो वहां पर हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन में मेनली उनके नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। फिर साइंटिस्ट ने सोचा तो क्यों ना ये जो हमारे इनके नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जो इनके कह सकते हैं मासेस हैं, उनको एग्जैक्ट नंबर में डिनोट किया जाए। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर वो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो उनको एग्जैक्ट नंबर में डिनोट करने के लिए यहाँ पर एक टर्म का यूज किया गया है जिसको क्या बोला गया है, मोल बोला गया है। क्या बोला गया है बच्चा? मोल बोला गया है। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मान लो अगर एटम है उसका कोई भी टर्म अगर हम यूज करें वो सिंपल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि क्या है, साइज में बहुत ही छोटा है, हम उनको निगडाई से देख भी नहीं सकते। अब जैसे एक एटम की क्या कर रहे थे हम, रेडियस को क्या कर रहे थे, नैनोमीटर में मेजर कर रहे थे, फिर उसके मास को एएमयू में मेजर कर रहे हैं। तो अब इनकी जो मास और क्वांटिटी दोनों जो टर्म्स हैं उनके लिए भी हम कोई सिंपल टर्म्स यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पर जो टर्म यूज हुई उसको क्या बोल दिया गया, मोल बोल दिया गया। ठीक है, अब ये मोल होता क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि किसी भी स्पीसीज का जो 1 मोल जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में। अब ये स्पीसीज क्या हो सकते हैं, ये बच्चा, ये स्पीसीज हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, 1 mole of any species is that quantity in number having a mass equal to its atomic mass or molecular mass in grams। समझे आप क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो हमारा एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, पार्टिकल है, कुछ भी है, उसका जो 1 मोल जो होगा ना वो क्या होगा, अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के इक्वल होगा। समझे, ये तो किसके टर्म्स में हो गया, नंबर ऑफ मासेस के टर्म्स में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 1 मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो कि उसके केस में 1 मोल क्या होगा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में क्या होता है, फिक्स होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यानी कि मान लिया हमने 1 मोल ऑफ एन एटम ले लिया तो क्या होगा, इतनी ही एटम्स होंगे उसमें, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया तो इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट करके इसको ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, और इस वैल्यू को क्या किया है, एमिडियो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसको कह सकते हैं दिया था, तो इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया और उसको क्या बोला जाता है अब,
एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर से हम इसको क्या कहते हैं, बुलाते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एन नोट से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे आपको इसको एन ए भी लिखा मिलेगा, तो उसमें आप डाउट मत करना, इसको हम दोनों नंबर से डिनोट कर सकते हैं, एन ए से भी और एन नोट से भी, ठीक है। अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इस 1 मोल का मतलब क्या है। देखिए शुरू करते हैं, क्या है इसका कहने का मतलब। जैसे कि मैं आपको कहती हूं, मैंने आपको बोला कि 1 डजन, ठीक है। अब इस 1 डजन का क्या मतलब है, आप क्या समझेंगे कि 1 डजन का मतलब आप क्या समझेंगे, 12, है ना। अब मैं आपको बोलती हूँ, आपके दिमाग में जैसे ही कोई कह सकते हैं 1 डजन बोलता है, आपके दिमाग में फट से आ जाता है कि 12 है इसका मतलब, है ना। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 1 डजन ऑफ बनाना, ठीक है, 1 डजन ऑफ बनाना, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, आप समझोगे कि 12 केले, है ना, यानी कि 12 बनाना। और मैं आपको बोल दूं, फिर से मैं आपको बोल दूं कि 1 डजन ऑफ मैंगो, तो आप फिर से क्या समझेंगे, आप फिर से समझेंगे कि 12 मैंगो, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो देखो क्या है कहने का मतलब कि 1 डजन का जैसे वैल्यू फिक्स है 12, चाहे वो कह सकते हैं बनाना हो, मैंगो हो, एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, जैसे 1 डजन की वैल्यू फिक्स है 12, उसी तरह से 1 मोल की वैल्यू भी क्या होती है बच्चा, फिक्स होती है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जो कि कितनी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ में आया। मतलब कि कहने का बस इतना ही है, जैसे आपको आपके दिमाग में ये फिट है ना कि 1 डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने। अब मैं कह दूं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी कि अब ये 1 मोल चाहे किसी के भी हो, है ना। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ दैट थिंग, यानी कि उसी के होंगे ये इतने एटम्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, वो क्या होंगे, उसी के होंगे। जैसे हमारा था ना 1 डजन ऑफ बनाना, तो उसमें क्या थे, 12 क्या थे, बनाना ही थे। ऐसे ही अगर हम 1 मोल ऑफ किसी के भी ले लेंगे, तो ये जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, उसी की होगी। देखिए अब इसको अच्छे से समझते हैं कैसे। माना मैंने क्या किया, मैं आपको बोल रही हूं जैसे कि 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मैंने कहा हाइड्रोजन एटम, 1 ऑफ मोल ऑफ मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है बच्चा, हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अपने आप। अब अगर मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, मैंने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर भी आपके दिमाग में अपने आप आ जाना चाहिए कि अच्छा एवोगैड्रो नंबर की बात हो रही है, तो वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये माइनस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में अपने आप ही क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। और ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि जिसके भी हम ले रहे हैं उसी के होंगे ये, ठीक है। अब जैसे आगे मैं ले लूं, यहाँ पर मैं कुछ भी ले लूं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, इसका मतलब ही आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, है ना, इतने समझदार तो आपको हो ही। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या आ जाएगा, सोडियम एटम्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये 1 मोल चाहे किसी का भी हो, वहां पर क्या आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर के जितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की थी स्पेसिस की, तो ये तो हो गए, हमने क्या देखा, सिर्फ एटम्स के देखा। अगर मैं लिख दूं कि 1 मोल ऑफ O2 मोलिक्यूल, ठीक है, हमें पता है ना O2 क्या है, एक मोलिक्यूल है।
तो उस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू अभी भी फिक्स रहेगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ किसकी वैल्यू है, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएंगे, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल ही आएंगे। सेम ऐसे ही मैं लिख दूं कि 1 मोल ऑफ मैंने लिख दिया CO2 मोलिक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है बच्चा, CO2 मोलिक्यूल्स है, ठीक है। आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि क्या ये 1 मोल क्या किए जा रहे थे, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर कुछ भी आ जाए, 1 मोल ऑफ हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया, 1 मोल ऑफ हमने H2 ले लिया, 1 मोल ऑफ हमने Cl2 ले लिया, कुछ भी ले ले, सभी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, जो कि कितनी रहेगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, इतनी रहने वाली है। अब ये तो बात कर ली हमने, एटम्स की बात कर ली हमने, मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, अब हम आयंस की भी बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स में आयंस भी थे ना, तो हम क्या बात कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस इन NaCl कंपाउंड। हमारा NaCl जो कंपाउंड है वो हमें पता है कि वो Na+ और Cl- से बनता है। अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ, देखो ये जो 1 मोल है वो किसके है बच्चा, सोडियम आयन के है ना, तो सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, NaCl के कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो यानी कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या आ जाएंगे, सोडियम आयन आ जाए, ठीक है, क्लियर है। अब चाहे आगे कुछ भी आ जाए, जैसे कि मैंने एक और ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन इन कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड्स में से मैंने क्या ले लिए, कैल्शियम आयन ले लिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या आ जाएगा, कैल्शियम आयंस आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। समझ में आ गया कि ये 1 मोल का क्या सिस्टम है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम जैसे किसी एटम के मास को हम किस में मेजर कर रहे थे, एटॉमिक मास में, है ना, कर रहे थे ना, माना हमने जब हमें किसी एटम का मास निकालना था तो उसको हमने किस में मेजर किया, उसके एटॉमिक मास में, ठीक है। सेम ऐसे ही जब हमने किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना था तो उसको किस में मेजर किया, उसके मोलिकुलर मास में। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर उनके क्या करेंगे, अब हम किसका मास निकाल रहे हैं, अब हम इस मोल की टर्म का मास निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या टर्म यूज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा उनका मोलर मास, ठीक है। जैसे एटम के मास को एटॉमिक मास, मोलिक्यूल के मास को मोलिकुलर मास, वैसे ही मोल का मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है। अब ये जो मोलर मास जो होता है उसको कहाँ मेजर किया जाता है, ग्राम में मेजर किया जाता है, उसको कह सकते हैं मोलिकुलर या एटॉमिक मास की तरह यूनिट में मेजर नहीं करते, हम इसको क्या कर रहे थे, AMU में मेजर कर रहे थे ना, यूनिफाइड मास में। मोलर मास को हम क्या करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं, और जब हम इसको ग्राम में मेजर करते हैं तो उस केस में कि जो एटॉमिक मास है वो क्या हो जाता है हमारा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब किसी एटम के एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या होता है, दूसरी टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, यानी कि GMM, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, GMM हो जाएगी। अब ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा,
जब किसी मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे कि देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चा, 1 यूनिट होता है, ठीक है। और अगर मैं इसी हाइड्रोजन का मोलर मास लिखूंगी, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। मोलर मास का मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर। अब मैं कह सकती हूँ इसी हाइड्रोजन का काम मैं क्या लिखती हूँ, मोलर मास लिखती हूँ, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम दोनों ही तो इक्वल है, यहाँ पर भी 1 है उधर भी 1 है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। नहीं बच्चा, बहुत डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन के मास 1 यूनिट में और एक मैं बात करती हूँ उसके मास 1 ग्राम में, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे है देखो समझते हैं। अब यहाँ पर ये जो 1 यूनिट मास है वो किसका है, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन का मास है। कितने हाइड्रोजन का बच्चा, एक हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होता है, 1 यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1 ग्राम जो है वो किसका मास है, वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास, समझ गए। यानी कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक एटम का मास जो होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट होगा। और मैं बात करूं एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के मास की, तो वो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। अब देखो अभी अभी हमने देखा था कि 1 मोल जो होता है एनीथिंग, वो किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, कितने क्या है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है, 1 यूनिट है ना। और यहाँ पर एक मोल में कितने एटम्स हैं, यानी कि ये जो 1 ग्राम मास जो है वो कितने एटम्स का मास है, वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स का मास है। समझ में आया, डिफरेंस क्लियर हुआ ना। अब तो ये नहीं सोच रहे होगे कि 1 यूनिट और 1 ग्राम में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही तो, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 यूनिट होता है। और अगर मैं बोलूं कि हीलियम का मोलर मास कितना होता है, तो उसका मतलब क्या है, उसके ग्राम एटॉमिक मास से है, जो कि कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं है। यही चीज किस में लागू होती है, मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। जैसे कि मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया H2O, तो मैं बोलूं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आप क्या कहोगे, मैम 18 यूनिट होता है। और अगर मैं बात करूं कि H2O का ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप क्या कहोगे कि 18 ग्राम होता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही बात कर लेते हैं चलो। अब देखो ये इक्वल नहीं है ना, इक्वल तो नहीं मान रहे ना, यहाँ पर 18 ग्राम किसका मास है, ये है 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। और ये जो 18 यूनिट है वो किसका है, जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मास, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही CO2 की अगर हम बात करें, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चा, 44 यूनिट हो जाएगा। और अगर इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में के बेसिस पर 2 फार्मूले हैं, ठीक है, जिन पे बेस हम अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो नंबर ऑफ हमारे मोल्स हैं, इन मोल्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो 2 फार्मूले हैं वो क्या है, एक तो है नंबर, अब देखो मोल्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, उसके नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स के टर्म्स में और उनके मासेस के टर्म्स में। तो फार्मूले भी 2 ही केसेस में है, उनके कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मासेस के टर्म्स में। तो पहले बात कर लेते हैं मास के टर्म्स में। मास के टर्म्स में इसका फार्मूला क्या है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और n हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है।
अब जो गिवन मास है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोल W से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मोलर मास है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का यानी कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला हो जाएगा गिवन मास से और मोलर मास से। सेम इसी तरह से दूसरा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपोन में क्या आ जाएगा? अपोन में होता है उसके एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे ये हमें दिए पूछ रहा होगा, या फिर कह सकते हैं ये हमें दिए मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अपॉन में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, फिक्स होती है, जो कि कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जो है किसी भी एटम के मॉलिक्यूल के कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो फार्मूलाज की हेल्प से। एक और फार्मूला होता है लेकिन वो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं दिया गया है, और वो क्या होता है? वॉल्यूम के केस में होता है, फिर भी बता देते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन केस ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम दिया गया है किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन किस में दिया गया है? मासेस में दिया गया है, उस केस में हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें वहां पर क्या दिया है? उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए गए हैं तो उसके लिए हम फार्मूला नंबर ये वाला ट्राई करेंगे। ठीक है, ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। आई होप तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके को जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर भी हुए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।